हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कोर्ट के बीच डिफरेंसेस को समझेंगे और साथ ही साथ सिमिलैरिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। अर्थात हम आज कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो रिलेशनशिप होता है, डिफरेंसेस होते हैं रिलेशनशिप में या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए। हमारे चैनल पे जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्ले लिस्ट को ओपन करें। वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे फिर वो डेलीगेटेड लाइसेंस को लेकर हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को लेकर हो, चाहे वो रिट को लेकर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मीनिंग, नेचर, स्कोप को लेकर हो, काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पेज में फॉलो करना चाहते हैं तो लॉ विद ट्विंस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल लॉ विद ट्विंस को जाकर आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। तो आइए दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी तो गाइस सबसे पहले मैं सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कोर्ट में क्या सिमिलैरिटीज़ है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको यूं लग जाएगा पता क्या आंसर होगा इसका। सिमिलैरिटीज़ की बात की जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, ये कोर्ट हो गया, दोनों में क्या क्या सेम बातें हैं। तो पहली बात तो ये है कि बोथ आर एडजुडिकेटरी बॉडीज़, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी एडजुडिकेटरी बॉडी है और कोर्ट भी एडजुडिकेटरी बॉडी है। एडजुडिकेटरी बॉडी का मतलब है कि ऐसी बॉडी जो केसेस को डिसाइड करती हो, जो कि डिसीजन देती हो, जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती हो। तो दोनों का काम क्या है? डिसीजन देना, डिस्प्यूट को सोल्व आउट करना, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो चाहे वो कोर्ट हो, दोनों का काम क्या है? डिसीजन देना, लॉ को इंटरप्रेट करना और डिस्प्यूट को दूर करना। तो बोथ आर एडजुडिकेटरी बॉडीज, दोनों का काम क्या है? जुडिशियल काम ही है एक किस्म से। दूसरी बात क्या है? पहला पॉइंट ये हो गया बोथ आर एडजुडिकेटरी बॉडीज। दूसरा क्या है कि बोथ आर इस्टेब्लिश्ड बाय द कोर्ट, बोथ आर इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट, मतलब जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है या फिर जो कोर्ट है, इन दोनों की इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? दोनों की इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? स्टेट करता है। दोनों को स्टेट ही इस्टेब्लिश करता है। आपको पता ही है, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तहसील के कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, इनको पार्लियामेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। हमने पढ़ा हुआ है, सीआरपीसी में भी पढ़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है। वैसे अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्योंकि स्टैच्यू के अंडर ही इस्टेब्लिश होते हैं और स्टैच्यू में पावर दी होती है गवर्नमेंट को कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोनों क्या है? दे बोथ आर इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट। तीसरी बात क्या है? अगर दोनों की बात की जाए तो बोथ आर बाइंडिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो या फिर कोर्ट हो, दोनों को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना ही पड़ता है। जब भी वो केस डिसाइड करते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केस डिसाइड करे चाहे कोर्ट डिसाइड करे, इनको कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या है? प्रॉपर दोनों पार्टीज को सुनना पड़ता है, रूल ऑफ फेयर हेयरिंग को फॉलो करना पड़ता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना ही पड़ता है। तो दोनों में ये भी सिमिलैरिटीज हो गई। अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए तो दोनों जो हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो चाहे वो कोर्ट हो, दोनों को रीजन देना पड़ता है फॉर देयर डिसीजन। बोथ आर बाउंड टू गिव द रीजन फॉर देयर डिसीजन, रीजन फॉर देयर डिसीजन, मतलब दोनों को रीजन देना पड़ता है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कोई केस डिसाइड किया तो उनको रीजन देना पड़ेगा कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों दिया। वैसे अगर कोर्ट ने कोई केस डिसाइड कर दिया तो कोर्ट को भी रीजन देना पड़ेगा कि ये डिसीजन क्यों दिया, आपको पता ही होगा। तो अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, चौथे पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवें पॉइंट की बात करें तो बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है दे आर इंडिपेंडेंट एज वेल एज कोर्ट आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। इवन दो उनको स्टेट इस्टेब्लिश करती है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, पर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह के काम नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं, कोई उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, चेक नहीं लगा सकता। तो ये भी एक सिमिलैरिटीज है कि बोथ आर इंडिपेंडेंट। ये हो गए 5 पॉइंट। अगर छठे पॉइंट की बात करूं मैं तो छठा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि बोथ आर इस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस टू परफॉर्म द जुडिशियल फंक्शन, मतलब दोनों जो है वो जुडिशियल फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, मतलब केसेस को डिसाइड करते हैं, डिस्प्यूट को खत्म करते हैं दो बंदों के बीच। तो ये आपके जो 6 हैं वो सिमिलैरिटीज आ गई। अब हम इसकी
जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कोर्ट के बीच सिमिलैरिटीज को देखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। तो क्या डिफरेंस है? सबसे पहला अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो ये है कि जो कोर्ट होते हैं इनको कोई भी केस को डिसाइड करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट और सीपीसी के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। दे आर बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ द सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो ये बाउंड नहीं होते इंडियन एविडेंस एक्ट और सीपीसी से, इनको फॉलो करना कोई कंपल्सरी नहीं होता, क्योंकि ये जो है एक स्टैच्यू के अंदर स्टैब्लिश होती हैं। पर्पस इनका होता है जल्दी जल्दी केसेस को डिसाइड करना, इसलिए स्टैच्यू में प्रोसीजर दे रखा होता है कि आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट या सीपीसी को फॉलो करने के लिए कोई बाउंड नहीं होते। जो प्रोसीजर स्टैच्यू के अंदर दिया होता है, जिसके अंदर ये स्टैब्लिश हुए हैं, इनको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इंडियन एविडेंस एक्ट या सीपीसी का लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। इवन दो अगर स्टैच्यू में लिखा हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऑब्लिगेशन है कि आपको सीपीसी और एविडेंस एक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा, तब करना भी पड़ता है, पर जनरली नहीं करना पड़ता। इसलिए एक डिफरेंस हो गया कि दे कोर्ट जनरली आर बाउंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सीपीसी और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर नॉट बाउंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सीपीसी। अगर दूसरे डिफरेंसेस की बात करूं मैं तो देखो, जो कोर्ट होते हैं ना, कोर्ट के पास पावर होती है कि ये किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती हैं, वॉइड डिक्लेयर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर है कि कोई अगर लॉ बना है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो, वॉइड डिक्लेयर कर दो, पावर होती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास ये वाली पावर नहीं होती कि ये किसी भी लेजिस्लेशन को वॉइड कर सकें या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकें। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। अब तीसरे डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो तीसरे की बात की जाए तो जो तीसरा पॉइंट डिफरेंस है वो ये है कि जो कोर्ट हैं ये तो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है। कोर्ट बहुत पुराने समय से ही इस्टेब्लिश हो रखे हैं। अंग्रेज आए, उन्होंने कोर्ट इस्टेब्लिश किया, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट बना। मतलब कोर्ट जो है ना, ये ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का एक पार्ट है। बहुत लंबे समय से, पुराने समय से कोर्ट चले आ रहे हैं। जो पुराने समय में जुडिशियल सिस्टम होता था उसका पार्ट कोर्ट है। पर अगर ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो ये एक न्यू कंसेप्ट है, ये कोई ट्रेडिशनल कोर्ट का पार्ट नहीं है। ये नया एक कंसेप्ट है जो कि स्टैच्यू के अंदर स्टैब्लिश होते हैं। स्टैच्यू मतलब किसी रिटन लॉ के अंदर जो पार्लियामेंट बनाती है उनके अंदर इनको स्टैब्लिश करती है। ये कोर्ट का पार्ट नहीं है, पर ये किसी स्टैच्यू के अंदर बनती है जिनको गवर्नमेंट बनाती है। अब हम चौथा डिफरेंस कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए जो कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में डिफरेंस को बताता है वो ये है कि अगर कोर्ट की बात की जाए, पहले अगर कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट में कौन बैठता है? कोर्ट में कौन बैठता है? जज बैठते हैं जो कि लॉ बैकग्राउंड से हैं, या वकील एडवोकेट होते हैं जो कि लॉ बैकग्राउंड से हैं, BA LLB की हुई है, उसके बाद टेस्ट क्वालिफाई किया, जुडिशियल मेंबर बने। मतलब जो कोर्ट में बैठते हैं वो ट्रेंड लॉ पर्सन होते हैं, लॉ की बैकग्राउंड में ट्रेंड होते हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तो ये जरूरी नहीं होता कि केवल लो बैकग्राउंड वाले बंदे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आकर बैठें और ट्रिब्यूनल में बैठकर केसेस को डिसाइड करें। मैंने आपको बहुत बार बोल रखा है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती हैं, जो हमारे IAS ऑफिसर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में बैठते हैं और केसेस को डिसाइड करते हैं। इवन तो इनकी लो बैकग्राउंड नहीं है, या कोई जज नहीं है, वकील नहीं है, पर ये IAS ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, पर फिर भी इनको वहाँ पे बैठाया जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि कोर्ट में तो ट्रेंड लो पर्सन ही बैठेंगे, पर इसमें जरूरी नहीं होता ट्रेंड लो पर्सन बैठे, इसमें अनट्रेंड लो पर्सन ही बैठ सकते हैं, जिनकी बैकग्राउंड लो की नहीं है वो भी बैठ सकते हैं और केसेस को डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, NGT का। NGT क्यों इस्टेब्लिश हुआ है? जो इन्वायरमेंटल के मैटर हैं उनसे डील करने के लिए NGT को इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें जो है मेंबर, इसमें ना 50% मेंबर जो होते हैं जुडिशियल मेंबर होते हैं, जो जिनकी जुडिशियल बैकग्राउंड है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड जज हैं या चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो। और 50% जो मेंबर होते हैं वो होते हैं एक्सपर्ट्स मेंबर, जो कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज नहीं है, पर ऐसे व्यक्ति हैं जो IAS ऑफिसर हैं, जो कि एक हाई पद पे थे, सेक्रेटरी थे, ऐसे बंदे वहाँ पे रखे हुए हैं जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो, जिनके पास मास्टर हो, मैकेनिकल की मास्टर हो, उन्होंने BTech में मास्टर कर रखा है या फिर साइंस में मास्टर कर रखा है, BSc में। तो ऐसे बंदे भी यहाँ बैठते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोर्स कंसिस्ट ओनली ट्रेंड लो पर्सन, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो है वो अनट्रेंड लो पर्सन भी हो सकते हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ट्रेंड लो पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया 50-50%। NGT में क्या है 50% जुडिशियल मेंबर है, 50 नॉन जुडिशियल मेंबर है।
तो 50% तो ट्रेन लो पर्सन ही है ना, जो हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, और 50 क्या है, नॉन एक्सपर्ट मेंबर। तो ये डिफरेंसेस हो गए इन दोनों के बीच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देख सकते हैं पसीना कितना पड़ रहा है। अगर वीडियो को समझ आई है तो प्लीज़ लाइक किए बिना ना जाएँ। और अगर आप हमें फाइनेंशियली मोटिवेट करना चाहते हैं, कुछ भी कोई भी अमाउंट, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, 5 रुपये क्यों ना हो, 100 रुपया क्यों ना हो, 1000 रुपया क्यों ना हो, कोई भी अमाउंट देकर हमें आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे हमने यहाँ लिख दिया है। प्लीज़ सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू सो मच।